होती है। तो सरकार का क्या प्रयास है? बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उद्योग संवाद, सिंगल विंडो सिस्टम, ये तो आप पढ़ते ही हैं। ये जो पेपर से अब ये कुछ नया एडिशन आया, तो इसको आप ऐड ऑन करें अपने बोलने के दौरान भी। जब जवाब दे रहे हैं तो इसको आप यूटिलाइज करें। कौन कौन से प्रोडक्ट्स है? अब देखिए, एक प्रखंड एक उत्पादन पे ही बात हो रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से बढ़ करके एक लेयर और आगे कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्शन पे भी बात हो, उस पर भी इम्फेसिस की जा रही है। इसको आप लोग अच्छे से गो थ्रू लेंगे, इसको अपने आंसर में एड ऑन करेंगे। ये देखिए, ये बहुत चर्चा में रहा, ये तो नेशनल में भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। जो लेबर कोड आया है, कितने लेबर को मर्ज किया गया है, कितने लेबर एक्ट को? 29 को 4 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 29 लेबर एक्ट्स को मर्ज किया गया है। उसमें बहुत सारे थे, मिनिमम वेज एक्ट से लेकर 1948 से लेकर के आपका कम फैक्ट्री एक्ट 1948, बहुत सारे एक्ट थे, उसको मर्ज किया गया है और अब 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं। उसमें कौन कौन से लेबर कोड्स जो होते हैं, तो आपका वेजेस पे बात होती है, एक इंडस्ट्रियल एडिशन पे बात होती है, एक ओसीएच था, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, फिर एक सोशल सिक्योरिटी पे बात हुआ था, कोड थे। तो उसके लिए बिहार भी अब क्या बनाएगा, नियम बनाएगा, क्योंकि अब ये लेबर किसके अंदर आता है, कौन सा सूची के अंदर आता है? कौन करेंट सर? कंकरेंट, वेरी गुड। हाँ, कंकरेंट सूची के अंदर आता है, तो इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। बाकी बिहार गवर्नमेंट पे उस पर भी रूल्स बनाएगी, और रूल्स बना करके फिर जो भी असंगठित संगठित जो भी क्षेत्र के कर्मी है, श्रमिक है, उसको लाभ का फायदा मिलेगा। अब उसमें ये बात ध्यान रखना है कि हमारे बिहार में कितना है, 3.2 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और दूसरी पिछले संगठित क्षेत्र के श्रमिक है। एक चीज में और आता है, जब श्रम की बात होती है तो लेबर वेलफेयर किस किस तरीके से, जैसे कि एक आपका श्रमिक प्रवासी कल्याण योजना, ये है प्रवासी कल्याण रोजगार योजना है, जिसमें जो बाहर में काम कर रहे हैं उसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। एक होता है ई श्रम कार्ड, ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसी के माध्यम से ई श्रम पोर्टल आपने पढ़ा होगा न्यूज में, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से ही सभी लोगों को रजिस्टर करना था जो भी श्रमिक है। वैसे जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए लेबर वाली बात, तो उसमें आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं एज ए आप लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर या एज ए एसडीएम, एज ए किसी भी सिविल प्रशासनिक अफसर के रूप में आप क्या प्रयास कर सकते हैं? तो एक तो पहला नंबर की उस क्षेत्र का हम क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे, या एक ब्रेन मैपिंग हो जाए, स्किल्ड का अलग, अनस्किल्ड का अलग, सेमी स्किल्ड का अलग। ये सब स्टेप है। जैसे एसआरटी का प्रश्न आ रहा है, या तो आप क्या क्या प्रयास करेंगे कि आपके क्षेत्र में पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा ही ये तो चाइल्ड लेबर है, या बहुत ऐसे हैं कि स्किल होने के बावजूद रोजगार नहीं मिला, तो उस पर क्या क्या प्रयास हो सकता है? एक तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कराएं, एक डेटाबेस ऐसा हो, ब्रेन मैपिंग की जा सकती है अलग अलग का, स्किल्ड सेमी स्किल्ड, और साथ साथ स्किल्ड हो गया, सेमी स्किल्ड हो गया, हाईली स्किल्ड हो गया, तो सबका उसको ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं। और ई श्रम कार्ड के माध्यम से पता चलता है, वो रिकॉर्ड उसमें डेटा रहता है। साथ साथ बिहार सरकार का अपना एक लेबर कार्ड भी है। जिसके पास लेबर कार्ड नहीं होगा, जो एलिजिबल है, लेबर कार्ड से बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर किन्हीं का बच्चा बच्ची है तो 50,000 रुपये मिलता है शादी करने के लिए। स्कॉलरशिप जिसको कि एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं दे पाई है, 2 बच्चे उसके स्कूल जा रहे हैं, तो लेबर डिपार्टमेंट दे सकती है। बहुत सारा इंश्योरेंस, जैसे ही लेबर कार्ड इसको मिल गया, उसके साथ इंश्योरेंस टैग्ड होता है। तो जिस तरह से आपका ये जो प्रधानमंत्री आपका जीवन जो ये पी क्या नाम है उसका, प्रधानमंत्री, मैं भूल रहा हूँ नाम, जीवन ज्योति बीमा योजना, नहीं, आयुष्मान योजना, सॉरी, आयुष्मान योजना, जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना। तो जन आरोग्य योजना के तहत जिस तरीके से 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, जिसके पास लेबर कार्ड होता है उसके पास भी 2 लाख का, 4 लाख का, अलग अलग उसमें योजना है। तो ये लेबर का वेलफेयर की बात हो, तो लेबर कोर्स तो बनाया ही गया है, उसमें जो 4 सेक्शन है, बीजेआईआर, ओसीएच और सोशल सिक्योरिटी। इसके अलावा और आपका क्या प्रयास हो सकता है, उसको आप अपने आंसर में ऐड करेंगे, क्योंकि ये चर्चा में रहा है। अब इससे मान लीजिए लेबर कोड पूछे, फिर कहाँ जाएंगे, बिहार में जाएंगे,
नेशनल में पूछ देंगे। तो लेबर कार्ड के बारे में पता हो, ई श्रम के बारे में पता हो, साथ-साथ कौन-कौन सी सुविधाएँ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स क्या-क्या है, और हमारे यहाँ डेटा कितने संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कितने असंगठित में काम कर रहे हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने से इससे क्या है, एसआरटी का प्रश्न भी बन सकता है, करंट अफेयर्स का प्रश्न बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न भी बन सकता है। तो आपको इस तरीके से जैसे चर्चा में रहा तो उसको हर एंगल से पढ़ लेना है। ये देखिए बिहार, ये बात क्या चीज़ की ये बात है, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात है। जैसे अब जैसे ही बात हो ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम लोग के दिमाग में ये होना चाहिए कि पहले कितना था, पहले 11.3 था, अभी कितना ऑर्गेनाइजेशन है, जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 50.3 है अप्रॉक्स। अभी कितने नगर निगम हैं, कितने नगर निकाय हैं, कुल नगर निकाय कितने हैं? 261 है। क्योंकि कुल बीपीएससी में नगर निकाय सर 262 हो गया। एक 262 मधुबन बना है सर। एक मधुबन बना है, ठीक है। मधुबन कहाँ है, किस जिले में है? पूर्वी चंपारण में है सर। पूर्वी अच्छा। चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो अभी नगर निगम कितने हैं? नगर निगम 19 है सर। नगर निगम हाँ। 19 है सर, 88 नगर परिषद है हाँ और 155 नगर पंचायत है। हाँ, वेरी गुड। तो ये फैक्ट्स याद रखना है। साथ-साथ आप कौन-कौन सा अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज क्या हायरार्की होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और अभी वर्तमान में सरकार क्या करने जा रही है, सैटेलाइट टाउनशिप ये प्रयास 9 कमिश्नरी जो राज्य जितने में है वहाँ पे सैटेलाइट टाउनशिप, ये क्या होता है, कोई बताएँगे? बड़े शहरों पे प्रेशर कम करने के लिए वहाँ सर मेन लोगों टाउन का प्रेशर हटाने से के लिए सब हट के एक मेन नया टाउन पे टाउन सटे डेवलप करने नया को टाउनशिप सैटेलाइट बोल बनाया रहे हैं। जाता है। इसका नाम सैटेलाइट टाउनशिप क्यों पड़ा? क्योंकि सर मेन टाउन जो होता है ना सर, उससे थोड़ा लिंक अप रहता है, हल्का सा सैटेलाइट टाइप का रहता है। सर एक क्लस्टर जैसा विकसित होता है सर। हाँ, देखिए मेन टाउन के चारों तरफ होता है सर। ठीक है। इसमें एक चीज़ और बात ये है कि आपकी तो बात सही कि नियरेस्ट जो मेट्रो सिटी या नियरेस्ट डेवलप्ड सिटी है, उसके आस-पास बनाया जाता है। और साथ-साथ ये प्रयास होता है कि इसको प्लान्ड वे में दिया जाए। जैसे आपका गौतम बुद्ध नगर जो ग्रेटर नोएडा है, तो दिल्ली से सटा हुआ लेकिन प्लान्ड बनाया गया है। तो चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ भी है। उधर आपका एनसीआर में जो ग्रेटर नोएडा है, ये सब प्लान्ड सिटी है। तो प्रयास हो कि प्लान्ड सिटी है, बेहतर तरीके से व्यवस्थित हो, उसमें सारा व्यवस्था हो, चाहे पार्किंग से लेकर के आपका पेयजल से लेकर के पूरा हमारा जो बिहार का जो क्राउड है वो क्राउडेड पूरा पटना पे डिपेंडेंट है। तो एक तो आपका सॉल्यूशन ये होता है कि जिस तरीके से तेलंगाना सॉरी आंध्रा में किया गया था ना, 3 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट, लेजिस्लेटिव डिस्ट्रिक्ट। तो उसी पर राजधानी, लेजिस्लेटिव कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल, उसी प्रकार से यहाँ पे भी किया जा सकता है कि सिर्फ पटना पे लोड देने से अच्छा है कि जैसे मुजफ्फरपुर है, गया है, भागलपुर है। तो एक तो डिसेंट्रलाइज़ करके कैपिटल बनाया जा सकता है, लेजिस्लेटिव कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये सैटेलाइट टाउनशिप हो गया, जिसका कांसेप्ट है कि उसको डेवलप करना है, जो डेवलप्ड सिटी है उसकी नियरेस्ट में भी आस-पास डेवलप हो और कम्युनिकेशन बेहतर हो। जो कनेक्टिविटी है, जैसे कि आप वहाँ पे आप नाम सुनते हैं आरआरटीएस का, जो मेरठ में लगाया गया है, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम। तो उस तरीके का सिस्टम मेट्रो तो है, मेट्रो के अलावा मेट्रो के से ये अलग है, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, जो कि मेरठ से जोड़ेगी दिल्ली को। तो इस तरीके का सिस्टम हमारे बिहार में भी सरकार प्रयास करे। बाकी तो ये अच्छा प्रयास है। इस तरीके का प्रयास हो और बेहतर से बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे अब बात करते हैं हम लोग सेंसस, अगर देखते हैं 2011 का सेंट्रल, तो वहाँ पे 32% लोग हो गया, 31.8 32%। हमारे यहाँ बताइए हम लोग 16% पे हैं, सीधे हाफ ऑर्गेनाइजेशन है। जब तक शहर विकसित नहीं होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा? तो जब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं या टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें ये बात का भी ध्यान रखना है और उसको ऐड ऑन करना है एक्शन में। जैसे वर्तमान में भी बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप की बात की है कि जो भी डेवलप्ड शहर हैं, उसके आस-पास के टाउन को भी डेवलप किया जाए ताकि मेन सिटी पे बर्डन कम रहे और साथ-साथ कनेक्टिविटी बेहतर हो। तो उससे 2 चीज़ फ़ायदा होता है,
एक तो सारी आबादी उठ करके मेन शहर में नहीं आती है और साथ-साथ जो उसके आउटर रिंग्स के शहर हैं, वो भी डेवलप्ड हो जाते हैं। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। बाकी ये 262 नगर निकाय हैं और 19 नगर निगम है। ये देखिए सर्वे हाँ, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले क्या चल रहा था, राजस्व महाअभियान चल रहा था। अभी भी चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और ये सर्वे कैंपेन अलग चीज़ें हैं। राजस्व महाअभियान, सर्वे कैंपेन में दोनों में ध्यान रखना है। राजस्व महाअभियान क्या है? जितने भी जिनका पूर्वज का ज़मीन था, किन्हीं का दादा से, किन्हीं के परदादा के नाम से, किन्हीं के नाना के नाम से, तो जो इनका देहांत हो गया है, अभी जो उनके जो भी वंशज अभी जीवित हैं, उनके नाम से ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाए, वो अपना लिख करके देंगे कि हमारे वंशावली के साथ या हमारे पास इतनी ज़मीन से और उनके नाम से अपडेट हो जाए। सर्वे अभियान में क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एलिमेंटरी में क्या है कि सरकार एक आइडेंटिफ़ाई कर रही है कि हमारा कहाँ-कहाँ पे लैंड है। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैसर रेंद, अलग-अलग प्रकार के ज़मीन होते हैं। तो हमारा कौन-कौन सा ज़मीन है जो कि सरकारी खतियान में रजिस्टर्ड है, उस ज़मीन को ट्रैक करना और साथ-साथ जो भी रैयत ज़मीन है, ज़मीन मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रैयत और एक होते हैं गैर मजरूआ, इसको आम, खास और एक कैसर हिंद का भी है। इसको आप ध्यान रखेंगे। जब ज़मीन की बात होती है तो एक होता है आपका कि रैयत की ज़मीन होती है, मतलब रैयत मतलब किसान बोलते हैं और एक होता है कि गैर मजरूआ। तो गैर आम होता है और खास होता है और कैसर हिंद जो पहले से ही नोटिफ़ाइड था ब्रिटिशर्स के समय के लिए, तो अभी भी वो भारत सरकार या बिहार सरकार के अंदर आता है। तो उसको नोटिफ़ाई करना है, देखना है, क्रॉस चेक करना है, सत्यापित करना है। अगर सब उसका 2-3 फ़ायदा है। पहला नंबर तो जितने भी विवाद होंगे क्योंकि लैंड एंड ऑर्डर से संबंधित अभी भी विवाद बिहार में बहुत ज़्यादा है। सबसे अधिक जो क्राइम होता है वो 75% 80% ये सिर्फ़ लैंड डिस्प्यूट के चलते होता है। एक तो ये समस्या है। दूसरी क्या है कि जो सरकार के पास जो भी आइडेंटिफाइड लैंड होगा, किसी कोई ने कब्ज़ा कर लिया होगा, जमाबंदी करा ली होगी, तो उसको खाली कराना है, जमाबंदी रद्द कराने के लिए आगे प्रस्ताव बढ़ाना पड़ता है। सीओ से फिर डीसीएलआर, डीसीएलआर से फिर एडीएम, फिर डीएम के पास भी जाते हैं। तो जो भी सरकारी ज़मीन ताकि कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे रोड बने, चाहे बिल्डिंग्स बने, तो पता हो कि सरकार के पास इतनी ज़मीन से। तो एक क्या है लैंड बैंक, एक बेहतर अपडेटेड लैंड बैंक बनाने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है, आइडेंटिफाइड हो अच्छे तरीके से। राजस्व महाअभियान क्या है, जो भी ज़मीन के कागज़ात है, जो रैयत का ज़मीन है, उसमें जो भी गलत हो गया है, नाम किसी का गलती हो गया है या पूर्वज की ज़मीन अभी तक जो वर्तमान पीढ़ी है उसको नहीं अपडेट हुआ है नाम, तो उसको सही करना है। तो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखेंगे और ज़मीन से संबंधित प्रश्न क्या उसमें आजकल तो व्यवस्था बहुत सारी व्यवस्था की गई है, ई-माफ़ी व्यवस्था किया गया है, ये परिमार्जन पोर्टल व्यवस्था किया गया है कि आप घर बैठे ही माफ़ी का डेट ले सकते हैं कि कब आपकी ज़मीन की माफ़ी करानी है, परिमार्जन कराना है या म्यूटेशन कराना है। तो ये सारी व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। साथ-साथ ये दोनों कैंपेन है। ज़मीन का मामला अगर सुलझ जाता है, तो एक तो सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, रेगुलर समय से पैसा आएगा। कि अभी वर्तमान में क्या होता है कि पता ही नहीं चलता एग्ज़ैक्टली। तो एक तो राजस्व बहुत कम है, उसमें भी अगर टाइमली नहीं आता है तो सरकार को नुकसान होता है। और अभी वर्तमान में कौन है? भूमि राजस्व सुधार मंत्री ध्यान रखेंगे, उप मुख्यमंत्री। ये कितने अंचल हैं आपके अभी वर्तमान में देखिए पंचायत का जो बात करते हैं हम लोग, समान तौर पे इतना ही बात होता है, ठीक है? 8053 ये गलती लिख दी है, उल्टा कर दिया ये। 8053 होगा, ठीक है? अभी 38 जिलों में सर्वे तो चल रहा है, उसमें कितने गाँव हैं? वैसे एग्ज़ैक्ट गाँव तो 45,163 है शायद। फिर भी ये ध्यान रखिएगा पंचायत 8053 बहुत सारे बुक्स में 8000 समथिंग 400 है लेकिन वो एग्ज़ैक्ट नहीं है, पंचायत इतने ही है। क्योंकि बिहार सरकार का जो भी लेटर पत्र आता है, तो इतना ही मानती है वो 8053। सर गैर मजरूआ थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज, गैर मजरूआ जमीन किसको बोलते हैं सर?
देखिए, गैर मजरूआ, आम और खास 2 चीज़ है। गैर मजरूआ का मतलब क्या हुआ कि वो शुरू से जो ज़मीन रैयत का नहीं था, मतलब किसी किसान के नाम से वो रजिस्टर्ड नहीं था, खतियान में कहीं ज़िक्र नहीं था, वो सरकार का ज़मीन था, एक तरह से। वो शुरू में क्या होता है कि मान लीजिए सरकार पड़े हुए ज़मीन उस अपना ध्यान नहीं दे रही है, तब तो चल रहा था, तो कोई जोत लिया, फिर किसी तरह से गलत तरीके से, अवैध तरीके से रसीद कटवा लिया और कि सर हम तो 50 साल से जोतते आ रहे हैं। जबकि खातियान में एक बुझारत हुआ था, बुझारत बोलते हैं उसको। जब लैंड सीलिंग एक्ट आया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया, तो उसके बाद फिर प्रक्रिया की गई थी बुझारत का कि बुझारत में कि क्रॉस चेक करना है, जितने भी ज़मींदार थे, शुरू में सबसे पहले ज़मीन ज़मींदार के पास था। तो ज़मींदार से उसके बाद फिर यहाँ पे ज़मीन आता है कि जो लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आता है, तो उसमें ये कहा गया कि भाई सभी ज़मींदार अपना-अपना भर के दें कि आपका कितना ज़मीन है। तो मान लीजिए किसी ने दिया 100 बीघा, किसी ने 50 बीघा दिया, उसके बाद जो भी बचे हैं, तो फिर उसके बाद क्रॉस चेक किया गया। जब ये रिकॉर्ड्स प्रपत्र भर के आया अंचल कार्यालय में, उसके बाद रिकॉर्ड चेक किया गया, क्रॉस चेक किया गया ज़मीन जाके ग्राउंड पे कि हाँ, मान लीजिए कि ये फलाना आदमी है, तो इसने 50 बीघा बताया। 50 बीघा में क्या स्थिति है वर्तमान में? 49 बीघा पे तब ना उसका फिर रिफॉर्म्स किया जाएगा, उसको बँटवारा किया जाएगा वगैरह-वगैरह, तो कितना उसके पास रहेगा ज़मीन और उसका फिर फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा वगैरह। तो उसी में आइडेंटिफ़ाई किया गया, कितना ज़मीन हमारे पास सरकार के अंडर है, उसी में गैर-मजरूआ, आम और खास। खास हुआ कि किसी पर्पज़ के लिए दिया गया, उसमें और भी बहुत सारी बात होती है, बहुत टेक्निकल चीज़ है, भूमि स्थानांतरण होता है, उसमें बहुत सारा बात है, पूरा एक्सचेंज चलता है लैंड रिफॉर्म्स। सिंपल ये जानिए, जो ज़मीन रैयत के नाम से रजिस्टर्ड नहीं थी, वो सारा गैर-मजरूआ आम में ही आएगा।